प्रैक्टिस तो ऐसे भी डेली सेट मारना ही मारना है, सेट कभी छोड़ना नहीं। सेट आपको प्रत्येक दिन एक सेट लगाइए और जितना देर एक सेट मारने में लगा रहे उतना टाइम फिर उसको रिवीजन कीजिए। सेट मेन जो है सिलेक्शन यही सो साइंस का है कि हम पढ़ते थे लुसेंट से, ठीक है। लुसेंट से हम साइंस जैसे पढ़े और लुसेंट का ही प्रैक्टिस बुक भी था, उसका क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही था उस बुक में। तो साइंस इधर से पढ़े उधर सारा क्वेश्चन देखते थे, याद भी करते थे, ठीक है। और क्विज वगैरह भी जाते थे तो सारा टॉपिक वाइज क्विज होता था हम लोग का, तो याद जल्दी हो जाता। करंट अफेयर के लिए तो एसपीडी का भी है, इल्यूटेरिया है। करंट आपको तो याद ही करना पड़ेगा, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मैथ रीजनिंग अगर जितना मजबूत रहेगा तो उतना सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा। बिहार यूपी देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट उठाइएगा 100 में 90 का मैथ रीजनिंग ठीक ही रहता है, प्रैक्टिस पूरा रहता है। अगर आप मैथ रीजनिंग में पीछे चल गए तो समझिए आप पीछे। 100 मार्क्स में अगर युवा कैटेगरी की बात की जाए तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए रॉ मार्क्स? आजकल तो जैसे कि इस बार टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, सिंगल एग्जाम, उसका तो कट ऑफ देख ही रहे हैं 90 प्लस चल गया था। हाँ। लेकिन एलपी का कट ऑफ तो बहुत देख रहे हैं कि लो भी जा रहा है। तो हिसाब से मेरे हिसाब से 70 से 80 के बीच में हमेशा अगर रह रहे हैं तो सेफ स्कोर है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि वो मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू करें, तैयारी के शुरू करने के दौरान या फिर तैयारी कंप्लीट करने के बाद? तैयारी शुरू कीजिए, मॉक टेस्ट शुरू कीजिए, सीधी सी बात। आप भले 100 में 10 नंबर ला रहे हैं, उससे ही होता है कि अगर हम मैथ देख रहे हैं, जीके देख रहे हैं, जीएस देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं लेकिन 100 क्वेश्चन हम देख तो। आपने जो अपना पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो कितना स्कोर किया था आपने? पहला मॉक टेस्ट लगाए थे तो सिर्फ देखे थे, तो हम बनाए भी नहीं थे कि क्या है नहीं है, इतना कैसे कर। जो 1 घंटा है तो उससे भी ज्यादा लग गया कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग रहा है, मैथ नहीं जान रहे हैं, मतलब बनाने के लिए कुछ जान रहे हैं, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन लंबा टाइम लग रहा है। तो लगभग अगर 1 घंटा का है तो 2 घंटा लगा था, तो 25 नंबर आया था मिला जुला। तो आपको ऐसा नहीं लगा इतना कम मार्क्स आने के बाद डिमोटिवेट तो नहीं होते आप? नहीं, जब शुरुआत है तो फिर डिमोटिवेट होने का क्या बात। जहाँ जॉब कर रहे हैं कोई जॉब प्रेशर वगैरह है पॉइंट्समैन के जॉब में? जॉब प्रेशर तो जहाँ भी जाइए जॉब का तो अभी इतना मारा मारी है कि जॉब है तो थोड़ा सा प्रेशर तो है। ड्यूटी कितने घंटे की आप लोग? हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा का चलता है। 8 घंटे का रोस्टर है जी, 8 घंटे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है और आपका जो एग्जाम है वो 17 नवंबर 2025 से एंड ऑफ दिसंबर तक होने वाला है। तो अब आपके पास लगभग 60 दिनों का समय बचा हुआ है और इस बाकी बचे हुए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट सजेस्ट कर रहा हूं जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके के सवाल आते हैं, तो आप इन सभी सेक्शंस के प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक ले सकते हैं जो कि सभी सेक्शन का अलग अलग आता है। जैसा कि जीके का हो गया, इसी प्रकार से आपका साइंस का हो गया और ये मैथ का, और इसी प्रकार से रीजनिंग का हो गया, और ये वाला हो गया होल जिसमें कि आपको सारा सेक्शंस एक साथ मिलेगा, जैसा कि एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आपको मिलेगी। तो आप ये वाला भी ले सकते हैं जिसमें 25 सेट दिए हुए हैं। मैं इन सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं निशांत भैया जी, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 से सिलेक्टेड है और अभी फिलहाल ये पांडेश्वर स्टेशन में पोस्टेड है पॉइंट्समैन के पोस्ट पर, जो कि आपका ग्रुप डी में बहुत ही शानदार पोस्ट है पॉइंट्समैन का। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निशांत कुमार है। हम मैट्रिक मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से किए, इंटरव्यू वहीं से किए, ग्रेजुएशन फिर नवादा से, गया यूनिवर्सिटी से, बोधगया यूनिवर्सिटी से किए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो भागलपुर से तैयारी करते थे। तैयारी करते रहे तो बहुत जगह हुआ, पीटी होता था तो मेंस में रह जाते थे, कहीं न कहीं थोड़ा के लिए बहुत जगह अटक ही जाते। आपने जैसे बताया कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन हुआ, तो ग्रेजुएशन में आपका कौन सा ऑनर्स था? केमिस्ट्री ऑनर्स था। और इसके अलावा आपने और भी कोई टेक्निकल डिग्री लिया था? हाँ, ITI किए हुए हैं। ITI किए थे, तो डिस्ट्रिक्ट से है ITI। आपका ग्रेजुएशन जो है वो कब कंप्लीट हुआ था? 2016 में। और आपने कंपटीशन की तैयारी कब से शुरू की? लगभग 17-18 से स्टार्ट की। तो लगभग कितना अपना, मतलब आपने कितना संघर्ष किया, लगभग कब जॉब मिला आपको, कितने साल के बाद? लगभग 3-4 साल तो पढ़े ही। 3-4 साल पढ़े। मतलब मेनली अगर मन लगा के पढ़ने का बात था तो लगभग 1-1.5 साल बहुत अच्छा से पढ़े। मैं तो ऐसे पढ़ते थे तो फिर भी तैयारी बहुत ठीक था, ऐसा 2 घंटा 4 घंटा डेली कंटिन्यूटी था आपका। तो तैयारी जो था मतलब वो आपने ऑफलाइन किया या ऑनलाइन किया था? ऑफलाइन भी चलता था, ऑनलाइन भी चलता था। कई क्लास किए थे पहले, पैरामाउंट में करते थे। पैरामाउंट दिल्ली में किए थे क्या? नहीं, भागलपुर में ही खुला था, सेंटर खुला।
उसके बाद फिर बंद भी हो। और ऑनलाइन में आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया है? ऑनलाइन में तो जैसे कि हमको जो टॉपिक में दिक्कत होता था कहीं से खोल के पढ़ लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका पढ़ना है उसका पढ़ना है। कभी मैथ पढ़ना है, अगर हमको इस टॉपिक में दिक्कत है तो कभी विवरण पढ़ता था देख लिए, कभी नफ्स होता देख लिए। तो देखिए जीएस तो हर टॉपिक का है, जो ठीक लगा पढ़ लेते थे। मतलब 22 नहीं थे कि इसी टीचर से पढ़ना है? हाँ, टॉपिक सर्च मारे, टॉपिक तो हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का सब चीज तो है यूट्यूब पे। जिस टॉपिक में दिक्कत है वो निकाले कहीं से पढ़ ले। आरआरबी जो है वो 2025 में लगातार अपने एग्जाम लेते चले जा रही है। जिस समय आप लोगों का सिलेक्शन हुआ 19 वाले वैकेंसी में, उसका फॉर्म 19 में भरा गया और एग्जाम जो आपका वो 22 में हुआ था और सिलेक्शन 23 में मिला। तो 4-5 साल का उसमें आपको गैप हो गया। लेकिन इधर जो 25 में आरआरबी एग्जाम ले रही है रेलवे, वो सारा एग्जाम जो एकदम टाइमली होता चला जा रहा है। तो अभी से क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए बच्चों को, और आपने किस तरह से लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी बनाया था एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो थोड़ा बताइए। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले मैथ से बात करते हैं कि मैथ के बारे में बताइए थोड़ा। मैथ का सबसे पहले सिलेबस देखना जी। सिलेबस एक मान लीजिए लिख लीजिए कॉपी पे कि हाँ ये सिलेबस है, और हर एक टॉपिक को मतलब प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कवर करते रहे। लास्टली जब कवर हो जाए पूरा सिलेबस, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो ऐसे भी डेली सेट मारना ही मारना है, सेट कभी छोड़ना नहीं। सेट आपको प्रत्येक दिन एक सेट लगाइए, और जितना देर एक सेट मारने में लगा रहे उतना टाइम फिर उसको रिवीजन कीजिए। मेन जो है सिलेक्शन यही से हो करना, तो सेट बहुत जरूरी है। एक सेट मारिए, एक ही सेट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रिवीजन फिर से वही कीजिए कि हाँ सेट को अगर 1.5 घंटा लगा है सेट मारने में तो 1.5 घंटा उसको रिवीजन में भी लगना चाहिए। मतलब सेट मारना जितना सेट मार लिए, गलत हुआ देख लिए, ठीक है उसको छोड़ दो, नहीं उसको देखना है, प्रॉपर देखना है। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन फिर से आए तो बनना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वो देख लिए छोड़। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सेट मारना जितना जरूरी है प्रैक्टिस सेट, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मैथ के लिए आपने कौन कौन से किताबों का यूज किया था? मैथ का बुक का ऐसा कोई प्रॉपर बुक नहीं था, बाकी कभी लूसेंट का भी मार लिए। बहुत पहले तो लूसेंट का मारे थे, फिर किरण का भी है, स्पार्क का भी आता है बुक से ही। प्लेटफॉर्म कंटेंट तो लगभग सबसे ही रहता है। हाँ, प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। आजकल तो जो भी एग्जाम है सबका तो सब निकाल दे रहा है कि एलपी का इतना क्वेश्चन एक साथ दे रहा है, एनटीपीसी का ये आ रहा है। तो कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लेके मैथ का टॉपिक वाइज निकाल दे रहा है कि हर टॉपिक का जो पढ़िए वो टॉपिक का बनाइए मैथ। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस तो यही है। मान लीजिए कहीं यूट्यूब पे ही क्लास किए हम, कोई भी परसेंटेज चाहे कोई भी टॉपिक उसका टॉपिक वाइज निकालिए और उसका बनाइए। मैथ तो सबसे अच्छा यही है। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं एडवांस बोलते हैं, एडवांस पढ़ते हैं अर्थमेटिक बोलते हैं। तो आपने किस प्रकार से चीजों को याद रखा? सबसे प्रैक्टिस कीजिए, सारा फार्मूला अपने आप याद रहेगा। और रिवीजन आप कैसे एडवांस सबका क्या है कि बहुत अगर फार्मूला नहीं जानते तो एडवांस नहीं। सही बात। जैसे ट्रिगो है, फार्मूला अगर आपको याद है पूरा तो ट्रिगो आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक फार्मूला भूलिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और रिवीजन आप कैसे करते थे मैथ में? रिवीजन का है तो वही निकाले कोई टॉपिक और स्टार्ट हो गए, मतलब देख लिए कि 1 घंटा में हमको 50 क्वेश्चन बनाना है, डील करना है। नहीं 50 बना 40 बना, ठीक है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है सिलेक्टेड कैंडिडेट की कि उन्होंने कैसे रिवीजन किया है। 20-25 चैप्टर्स हैं तो लोग भूलते चले जाते हैं, आगे पढ़ते जैसे एज पढ़ा परसेंटेज भूल गया, परसेंटेज पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस भूल गए। तो याद करने का एक ही तरीका है, आप कोई भी टॉपिक 22 उठाइए और उसे लगाइए, 50-100 सवाल लगाइएगा, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, तो वो आपने कैसे किया था? रीजनिंग का भी तो प्रैक्टिस, उसका तो कोई उतना क्लास हम किए नहीं, लेकिन जिसका मैथ अगर सही है तो रीजनिंग भी ऑटोमेटिक सही हो ही जाए। मैथ अगर आपका है तो रीजनिंग आपका, अगर मैथ रीजनिंग नहीं भी पढ़े, अगर मैथ बढ़िया से पढ़ लिए तो 50% रीजनिंग आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कोई जैसे कि क्लॉक हो गया, इस सब में थोड़ा सा है तो उसके लिए थोड़ा सा क्लास कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा कंसेप्ट चाहिए। हाँ, कंसेप्ट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि रीजनिंग में देखा जा रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा पजल के सवाल पजल वगैरह, तो इसका तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मतलब सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाते थे रीजनिंग के लिए? सेट तो वही किरण का ही हम लिए थे और लगाते थे। और जो मेजर सेक्शन आता है साइंस का, जो कि 25 क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो साइंस का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, 10th के बाद वो आर्ट्स या कॉमर्स में चले जाते हैं, या कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं जो मतलब अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं 11th-12th में, तो उनको साइंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। और ग्रुप डी जो है वो साइंस उसमें मतलब मेरिट तो बहुत मैटर करता है। तो बताइए थोड़ा उसके बारे में।
साइंस का है कि हम पढ़ते थे लुसेंट से, ठीक है। लुसेंट से हम साइंस जैसे पढ़े, और लुसेंट का ही प्रैक्टिस बुक भी था, उसका क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही था उस बुक में। तो साइंस इधर से पढ़े, उधर सारा क्वेश्चन देखते थे, याद भी करते थे, ठीक है। और क्विज वगैरह भी जाते थे तो सारा टॉपिक वाइज क्विज होता था हम लोग का, तो याद जल्दी हो जाता। मतलब कहने का मतलब है कि थ्योरी पढ़ा इन्होंने चैप्टर, उसके बाद फिर उसका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक से भी टेस्ट लगा लिया, और फिर क्विज भी हो गया, क्विज भी हो गया, तो वहां से रिकॉर्ड आता है। सेट जैसे डेली सेट मार रहे हैं जो याद आ रहा है, तो सेट तो डेली मारना ही है, उसमें कहीं ना कहीं आता है तो ज्यादा याद रहता है। और इसके बाद आता है जीके और करंट अफेयर्स, ये भी बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करता है। और हालांकि जो 25 में एग्जाम्स हुए हैं 2025 में रेलवे के, तो इसमें जीके और करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो काफी मतलब थोड़े अजीबोगरीब टाइप के सवाल आए हैं। स्टैटिक का जो जैसा कि वेटेज ज्यादा होता था वो कम कर दिया गया, हालांकि करंट का वेटेज ज्यादा है, और वो भी एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया। हाँ, करंट अफेयर के लिए तो एसपीडी का भी है, इलुटेरिया है। करंट आपको तो याद ही करना पड़ेगा, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको तो याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्यों ज्वाइन कर लीजिए, या खुद से डेली याद कीजिए, उसको रात में याद कीजिए, फिर सुबह पढ़िए, फिर शाम पढ़िए, थोड़ा सा रिवीजन उसको बार बार, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए तो इसको छोड़ दिए, अगला टॉपिक पढ़ लिए इसको छोड़ दिए। अगर आज ही टॉपिक पढ़े हैं, कल दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले फिर इसको पढ़िए लगभग। हाँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहला टॉपिक को देखिए, रिवीजन कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर तीसरे दिन अगर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर पहले देखिए पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक हो जाता है। ऐसे में ज्यादा याद रहता है। मतलब नई चीजों को पढ़ने से पहले जो पहले पढ़ चुके हैं उसको देखना, रिवीजन बहुत जरूरी है। 10 मिनट देखना, 15 मिनट देख लीजिए, फिर जो मतलब एक बगल से उसको एक साइड से देखना पड़ेगा। करंट का तो ये है कि याद करना पड़ेगा, मतलब डेली वाइज जो करंट अफेयर्स आते हैं 10-15 वो देखना पड़ेगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा, बुक भी पढ़िए। एडिटोरिया वगैरह तो ठीक है, स्पीडी भी ठीक है, समान ज्ञान दर्पण भी आता है, उसके लिए वो भी देख सकते हैं। अच्छा, जैसा कि 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, 90 मिनट का समय मिलता है, इसमें आपका 30 मार्क्स का रीजनिंग और 25 का मैथ आता है। 30, 20, 50, 5, 55 हो गया। 55 मार्क्स में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मेरिट कहीं ना कहीं यहाँ भी डिपेंड करता है। अगर आप मैथ और रीजनिंग का बात कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग अगर जितना मजबूत रहेगा तो उतना सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। अगर मैथ रीजनिंग में बैक चल गए, क्योंकि अभी का स्टूडेंट में मैथ रीजनिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, कि मजबूत ही रहता है लगभग। सही बात। बिहार, यूपी देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट उठाइएगा 100 में 90 का मैथ रीजनिंग ठीक ही रहता है, प्रैक्टिस पूरा रहता है। अगर आप मैथ रीजनिंग में पीछे चल गए तो समझिए आप पीछे चल। सही बात। मैथ रीजनिंग अगर आपके हाथ में रहेगा तो आपकी सिलेक्शन तभी लगभग होगा। हाँ, क्योंकि जो बच्चे मैथ रीजनिंग में अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा जीके और करंट अफेयर उनका लूज होता है। हाँ, लूज होता है, लेकिन फिर भी मैथ रीजनिंग ठीक रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है मैथ। ये अगर आप एवरेज 50-55 में 40-42 स्कोर कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आपका जीके जीएस उधर ठीक है फिर तब जीके जीएस में फिर ठीक मैथ रीजनिंग भी गड़बड़ा जाएगा। और ओवरऑल जैसे मान के चला जाए कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स में अगर युवा कैटेगरी की बात की जाए तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए रॉ मार्क्स? आजकल तो जैसे कि इस बार टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, सिंगल एग्जाम, उसका तो कट ऑफ देख ही रहे हैं, 90 प्लस हो गया था। हाँ, लेकिन एएलपी का कट ऑफ तो बहुत देख रहे हैं कि लो भी जा रहा है। तो हिसाब से मेरे हिसाब से 70 से 80 के बीच में हमेशा अगर रह रहे हैं तो सेफ स्कोर 70 to 80 के बीच में सेफ स्कोर किसी भी बोर्ड। हाँ, किसी भी बोर्ड में। इस बार एनटीपीसी का जो पीटी हुआ, अगर 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो लगभग पीटी सबका हो ही जाएगा। आपने जैसा कि बार बार बताया कि आपने प्रैक्टिस सेट बहुत लगाया है, पर डे प्रैक्टिस सेट लगाते थे, तो आपने प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाया था या ऑफलाइन लगाया था? दोनों लगाया था। टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन लगाते थे, और ऑफलाइन जैसे कि ये रूम में बैठे हैं तो ऑनलाइन लगा लिए, लाइब्रेरी गए ऑफलाइन लगा लिए। मतलब सेट प्रत्येक दिन, कभी अगर ऑनलाइन नहीं लगाया तो ऑफलाइन लगा दिया, ऑफलाइन नहीं लगाया। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि वो मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू करें, तैयारी के शुरू करने के दौरान या फिर तैयारी कंप्लीट करने के बाद? तैयारी शुरू कीजिए, मॉक टेस्ट शुरू कीजिए सीधी सी बात। आप भले 100 में 10 नंबर ला रहे हैं, उससे ही होता है कि अगर हम मैथ देख रहे हैं, जीके देख रहे हैं, जीएस देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे लेकिन 100 क्वेश्चन हम देख तो लिए आज। सही हो। तो 100 क्वेश्चन देखने के बाद मतलब 15-20 तो माइंड में रहेगा ही, मैथ का ऐसा सवाल आया था, रीजनिंग वैसा है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो हाँ लगेगा, हाँ ये सवाल तो हम देखे हैं, तो ऐसा अगर बन रहा है तो कल आएगा तो उसको हम आएंगे। ये चीज है कि आपको सेट अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो सेट भी स्टार्ट कर। आपने जो अपना पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो कितना स्कोर किया था आपने?
पहला मॉक टेस्ट लगाए थे तो सिर्फ देखे थे, तो हम बनाए भी नहीं थे कि जरा क्या है नहीं है, इतना कैसे कर। जो 1 घंटा है तो उससे भी ज्यादा लग गया कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग रहा है, मैथ नहीं जान रहे हैं मतलब बनाने के लिए, कुछ जान रहे हैं, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन लंबा टाइम लग रहा है। तो लगभग अगर 1 घंटा का है तो 2 घंटा लगा था। तो जो भी है बनाया, मैथ का है, रीजनिंग का है, तो 25 नंबर आया था मिला जुला। तो आपको ऐसा नहीं लगा इतना कम मार्क्स आने के बाद डिमोटिवेट तो नहीं हुए थे आप? नहीं, जब शुरुआत है तो फिर डिमोटिवेट होने का क्या बात। बहुत जब सारे लगेगा कि हम एवरेज में आ रहे हैं, उसके बाद फिर अगर 25 नंबर आ रहा है तब फिर लगेगा ना कि हाँ मैं इतना पढ़ने के बाद भी कम आ रहा है। तो जैसा कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, आप क्या मूल मंत्र बताना चाहेंगे बच्चों को कि वो सिलेक्शन ले ले? मूल मंत्र एक ही चीज है कि आप रेगुलर पढ़िए, 6 से 8 घंटा लगातार पढ़िए। लगातार मतलब कि 24 घंटा में 6 से 8 घंटा आपको पढ़ाई पे देना ही देना है। स्किप नहीं करना है दिन को कि आज कहीं और चल गए, आज कहीं और चल गए। डेली पढ़ते जाइए। अगर 3 महीना आप लगातार 6 से 8 घंटा लगातार पढ़ दिए तो आप अगर कमजोर स्टूडेंट भी है ना, 3 महीना के बाद फिर सेट मारने लगेगा तो लगेगा कि नहीं हम भी एवरेज स्टूडेंट के बीच में। सही बात। तो भैया आपने इससे पहले कौन कौन सा एग्जाम क्लियर किया है वो थोड़ा बताइए। एसएससी का एमटीएस दिए थे जिसमें मेरिट नहीं बना था, और बिहार पुलिस का 2 बार हुआ था जिसमें हम फिजिकल नहीं गए थे देने। एसएससी जीडी का हुआ था, दौड़ गए थे करने लेकिन दौड़ ही नहीं हुआ। और बाकी टेक्नीशियन का मेंस गए थे, मेंस भी नहीं हुआ। एलपी का ट्रेड में नहीं हुआ। हालांकि तैयारी आपकी काफी अच्छी थी, तभी आपका मतलब एग्जाम निकलता चला जा रहा था। हाँ तैयारी ठीक है। लगभग एग्जाम में आपका मतलब फिजिकल में ही आप छट रहे थे। हाँ अगर डिफेंस की बात करें तो फिजिकल में दरोगा वाला में भी 2 नंबर के लिए पीटी का गया। बिहार दरोगा। हाँ बिहार। और अभी आगामी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो कर रहे हैं लेकिन उतना टाइम मिल नहीं पा रहा, फिर भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। जहाँ जॉब कर रहे हैं कोई जॉब प्रेशर वगैरह है पॉइंट्समैन के जॉब में? जॉब प्रेशर तो जहां भी जाइए जॉब का तो अभी इतना मारा मारी है कि जॉब है तो थोड़ा सा प्रेशर तो है, और इतना तो नॉर्मल प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा जॉब में आए। ड्यूटी कितने घंटे की आप लोगों की? हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा का चलता है। 8 घंटे का रोस्टर है जी, 8 घंटा का। जैसा कि अभी एग्जाम 2025 में रेलवे जो भी ली है उसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कुछ पैटर्न को चेंज किया है। तो जो ग्रुप डी या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं 25-26 के लिए, तो वो किस प्रकार से उन पेपर्स को देखें? पेपर्स तो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले पेपर और अभी पेपर में बहुत अंतर है। पिछले एनटीपीसी में कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं पूछा गया, जैसे कि इस बार पेपर देने गए तो कंप्यूटर भी था, 10 क्वेश्चन लगभग था हम लोग के। तो हर चीज को देखना और अपडेट रहना बहुत जरूरी है कि क्या है, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इस सब में अपडेट रहिएगा तो ठीक। सही। अगर मान लीजिए हम सिलेबस में अपडेट नहीं है, कंप्यूटर ऐड कर दिया, हमको पता ही नहीं है कि कुछ ऐड कर दिया है, तो फिर वहां कर आपको ये चीज में अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या चीज पूछने वाला है। अगर आपका एग्जाम अगर चल रहा है और एग्जाम 10 दिन के बाद आपका है तो उसके पीछे जितना भी है उसका एनालिसिस कीजिए, हर डेट का, हर थी का कि कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो चीज बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है एग्जाम का पैटर्न कि क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ थे निशांत भैया जी, जो कि पॉइंट्समैन के पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट कीजिएगा, और जो स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे, और आप सभी का धन्यवाद। और भैया के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आगे और भी जो ऊंचे पोस्ट में ये जाएं। धन्यवाद।